हेलो ऑल, वेलकम बैक। आज जो मुझे आपसे दोबारा इसके बारे में बात करनी है, परचेज कंसिडरेशन इन केस अगर नेट पेमेंट मेथड लग रहा है और स्वैप रेशो क्वेश्चन में नहीं दी हुई है, मतलब कितने शेयर्स के बदले में कितने शेयर्स दिए गए हैं मेरे पास ये अवेलेबल नहीं है। तो उस केस में मैंने आपको बताया था कि हम इंट्रिंसिक वैल्यू निकालेंगे। या तो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स मुझे क्वेश्चन में दी होगी या मुझे क्वेश्चन में नहीं दी होगी। अगर दी होगी तो चुपचाप से उस शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू अप्लाई करेंगे, एक डीम्ड स्वैप रेशो बनाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। जो अगर नहीं दी हुई तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज माइनस प्रेफरेंस शेयर अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ये मुझे पता चल जाएगा कि प्रति शेयर मेरी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, मेरे हर शेयर की एक्चुअल में वर्थ कितनी है, औकात कितनी है, ये पता चल जाएगा। इसको यूज करके मैं एक डीम्ड स्वैप रेशो निकालूंगी। अब इसको मैं करवाऊंगी आपको एक क्वेश्चन के थ्रू। मेरा जो क्वेश्चन है उसके अंदर मुझे इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स दिया हुआ है, तो मुझे निकालने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा कि कैसे हम लोगों को इंट्रिंसिक वैल्यू को यूज करना है। देखिए, नाउ वाई लिमिटेड डिसाइड टू अब्सॉर्ब जेड लिमिटेड। वाई लिमिटेड मेरी न्यू कंपनी, जेड लिमिटेड मेरी ओल्ड कंपनी। ओल्ड कंपनी की बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल 1.5 लाख, इक्विटी शेयर्स 10 ईच फुली पेड अप अमाउंट्स टू 15 लाख रुपीज। 3000 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। 100 रुपए का एक प्रेफरेंस शेयर 3000 के हिसाब से 3 लाख हो गया। रिजर्व्स एंड सरप्लसेस, अब देखो अगर मेरा पॉजिटिव बैलेंस होता, मतलब मेरा गेन होता पीएनएल में, तो वो पॉजिटिव तरीके से यहाँ पे दिखाया जाता। ब्रैकेट में है, नेगेटिव है, इसका मतलब डेबिट बैलेंस है पीएल का, मेरा नुकसान हो चुका है, तो इसलिए यहाँ पे इसको नेगेटिव फॉर्म में दिखाया हुआ है। या तो मैं इसे एसेट साइड में लिख लेती या फिर मैंने इसको नेगेटिव करके लाइबिलिटी साइड पे दिखा दिया। क्योंकि हमारा शेड्यूल 3 का फॉर्मेट यूज होता है तो इट्स बेटर टू शो इट अंडर रिजर्व्स एंड सरप्लस। इसी के अंडर शो करा जाएगा, इसी हेड के अंदर शो करा जाएगा, नेगेटिवली शो कर देंगे, राइट। एसेट्स मुझे दिए हुए हैं, नॉन करंट और करंट एसेट्स का टोटल अगेन 14 लाख। सिंपल, बैलेंस शीट सिंपल है, कुछ भी इसमें खास नहीं था। वाई लिमिटेड अग्रीज टू टेक ओवर जेड लिमिटेड। मन कर रहा है भाई, ले लो। एन इक्विटी शेयर ऑफ जेड लिमिटेड फॉर द पर्पस ऑफ एब्जॉर्प्शन। एक इक्विटी शेयर ऑफ जेड लिमिटेड। जेड लिमिटेड कौन? पुरानी कंपनी, खत्म होने वाली कंपनी। जेड लिमिटेड का एक शेयर मार्केट में कितने का बिक रहा है उसकी बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ अब्जॉर्प्शन, इस अमालगमेशन के पर्पस के लिए। इट इज वैल्यूड एट ₹8। वैसे उसकी पेड अप वैल्यू है, वैसे उसकी शेयर का प्राइस हमने रखा था, फेस वैल्यू थी ₹10, बट अब्जॉर्प्शन के लिए ₹8 का भाव है भाई साहब, इतना ही मान लो, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। ओके, मान गए। Y Limited agrees to pay ₹3 lakh in cash for payment to preference shareholders of Z Limited। मतलब Z Limited के शेयर होल्डर, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, उनको क्या दिया जा रहा है? 3 लाख रुपए कैश दिया जा रहा है। ठीक हो गया। तो अब 3 लाख रुपए कैश होने का मतलब क्या हुआ? ये मेरा अमेलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज या मर्जर, और मेरा पीसी कौन से मेथड से कैलकुलेट हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। जैसे ही मुझे पता चला परचेज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी कुछ दे रहे हैं, बाय बाय कर रहे हैं, तो मुझे समझ आ गया कि यहाँ पे ये अमेलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज है, मर्जर नहीं है। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, मुझे ये समझ आया कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी कुछ दिया जा रहा है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी कुछ दिया जा रहा है, तो यहाँ पे मेरा मेथड लगेगा नेट पेमेंट मेथड, क्योंकि मुझे बताया जा रहा है किसको क्या दिया जा रहा है। ओके, एंड द बैलेंस ऑफ कंसिडरेशन ऑफ अमेलगमेशन। दोबारा इस लाइन को पढ़ेंगे। वाई लिमिटेड अग्रीज टू पे 3 लाख इन कैश फॉर पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑफ जेड लिमिटेड, and the balance of consideration for amalgamation of its equity shares valued at ₹12 per share। बैलेंस ऑफ कंसिडरेशन, जो बाकी की कंसिडरेशन है, बाकी की कंसिडरेशन किसको मिलेगी? ऑब्वियसली इक्विटी शेयर होल्डर्स को। फॉर अमेलगमेशन ऑफ इट्स इक्विटी शेयर, वो अपने इक्विटी शेयर दे रही है, मतलब वाई लिमिटेड अपने इक्विटी शेयर दे रही है जिसका भाव है ₹12 का। ठीक हो गया। कुछ समझ नहीं आया? वेरी गुड, यही हम चाहते थे कि आप लोगों को कुछ समझ ना आए ताकि मैं आपको समझा पाऊं। अब जरा ध्यान से समझिएगा। देखो जी, जब हमने
पीछे क्वेश्चंस करे और वहां पे जो मुझे स्वैप रेशो दिया होता था तो मुझे ये पता होता था, सॉरी स्वैप रेशो दिया होता था तो मुझे ये पता होता था 6 इक्विटी शेयर्स, ध्यान दीजिएगा, ऑफ न्यू कंपनी फॉर 5 इक्विटी शेयर्स ऑफ ओल्ड कंपनी। ठीक है, और जब हमने यूनिटरी मेथड लगाया था तो हमने क्या लगाया था, जिसके पास 5 शेयर हैं, जिसके पास 5 शेयर हैं उसको मिलेंगे 6 शेयर इन न्यू कंपनी, तो जिसके पास 5,000 शेयर हैं उसको कितना मिलेगा, तो हम करते थे 6/5 इंटू 5,000। ठीक हो गया, 6 हुए न्यू कंपनी के शेयर और ये हुए ओल्ड कंपनी के शेयर्स। अब हो सकता है कुछ बच्चे इसी को रट के बैठ जाएं और बोले कि मैडम यही लगाओ, न्यू कंपनी का शेयर है 12 रुपए का, ओल्ड कंपनी का शेयर है 8 रुपए का, ये इंटू 5,000 हो गया, क्यों परेशान होने की जरूरत है। बट ये तरीका गलत है, ये ऐसे नहीं अप्लाई होगा, ये न्यू अपॉन ओल्ड अप्लाई होता है। जिनको ना समझ आया वो कृपया करके रट लें, जिनको ना समझ आया हो कि कैसे हम इस यूनिटरी मेथड को अप्लाई कर रहे हैं, न्यू अपॉन ओल्ड विल अप्लाई ओनली इन द केस ऑफ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। लेकिन जहां पे मुझे डीम्ड स्वैप रेशो निकालनी है ना, डीम्ड स्वैप रेशो निकालनी है, मतलब कि मुझे आईवी यूज करना है। आईवी, ये आईवी इंट्रिंसिक वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू जहां पे यूज करना है तो वो इंट्रिंसिक वैल्यू यूज करने के लिए मेरा अब कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। और वो चेंज कॉन्सेप्ट क्या होगा, जरा ध्यान से देखिए। आप लोग मुझे एक बात बताइए, आप लोगों को पता चला कि ये आपका कोई दोस्त है, इसके पास एक चॉकलेट है और आपके पास भी एक चॉकलेट है। इसके पास जो चॉकलेट है वो है 8 रुपए की, आपके पास जो चॉकलेट है 12 रुपए की। क्या दोनों की चॉकलेट के भाव में फर्क है? आप बोलोगे यस मैम बिल्कुल है। आप मुझे दूसरा सवाल का जवाब दीजिए, क्या आपकी चॉकलेट उसकी चॉकलेट से महंगी है? यस मैम मेरी चॉकलेट महंगी है। तो ऐसा हो सकता है कि आपकी चॉकलेट का क्वांटिटी कुछ थोड़ा बड़ा हो उसकी चॉकलेट से? यस मैम बिल्कुल बड़ा हो सकता है। तो अगर आप लोग अपनी चॉकलेट्स आपस में स्वैप करेंगे तो क्या आपकी दोस्ती इतनी गहरी होगी कि आप अपनी बड़ी चॉकलेट अपने दोस्त की छोटी चॉकलेट के लिए स्वैप कर लोगे? यार देखो, बी प्रैक्टिकल, ऐसा होगा नहीं। ठीक है, आप लोग बोलोगे भाई तू मुझे 8 रुपए की चॉकलेट दे रहा है तो मेरी चॉकलेट का कुछ कम पोर्शन मैं तुझे दूंगा, मतलब तेरी एक शेयर लेकर के, क्योंकि तेरा शेयर कम प्राइस का है तो मेरी कंपनी का पूरा एक शेयर नहीं आएगा तेरे एक शेयर के बदले में। ठीक है, एक से कुछ कम शेयर आएगा। बात समझ आती है? दोबारा रिपीट करते हैं। बिकॉज पुरानी कंपनी का शेयर, एक शेयर 8 रुपए का था और नई कंपनी का एक शेयर 12 रुपए का है, तो जब अदला बदली होगी शेयर्स की, ये रहे हमारे शेयर होल्डर्स जिनके पास ये 8-8 रुपए के शेयर्स हैं। अब मैं बोलूंगी कि बेटा मैं आपको 12 रुपए का अपना एक शेयर दूंगी, नई कंपनी का क्या दिमाग खराब है कि वो कम के बदले में ज्यादा शेयर्स उनको दे देगी? नहीं। तो होगा ये, मैं ये बात बोल रही हूं कि जो नई कंपनी का शेयर महंगा है वो पूरा शेयर ना जा करके कुछ कम पार्ट जाएगा। डू यू गेट इट? तो वो कुछ कम पार्ट ही मुझे यहाँ पे रजिस्टर करना है। बात समझ आती है? तो अब इसको क्वेश्चन में लगा के देखते हैं। तो इसका मतलब एक शेयर के बदले में मुझे कुछ कम मिलेगा, और जब मुझे वैल्यू कम निकालनी है तो डिनोमिनेटर बड़ा होना जरूरी है कि नहीं? डिनोमिनेटर बड़ा होगा और न्यूमरेटर छोटा होगा। ठीक हो गया? तो बस यही मुझे इस क्वेश्चन में लगाना है। अगर आपको ये इतनी चीज समझ आ गई है तो अब देखो, इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग। हमने क्या दिया है, अगेन हम अपना वही फॉर्मेट फॉलो करेंगे, पेमेंट टू, पेमेंट इन, वर्किंग एंड अमाउंट। पेमेंट टू, सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दे देते हैं। मेरे पास 10% प्रेफरेंस शेयर्स थे, ये रहे मेरे क्वेश्चन में 10% प्रेफरेंस शेयर्स। 10% प्रेफरेंस शेयर्स थे मेरे पास, शेयर होल्डर्स बोल लीजिए रादर।
इनको मैंने क्या दिया है, मैंने इनको कैश दिया है, वर्किंग करने की कोई जरूरत नहीं, मुझे साफ साफ बताया हुआ 3 लाख रुपए दिए, मैंने पे कर दिए, केस खत्म। दूसरा, मैंने इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या दिया है, बताएंगे यहाँ पे। मैंने इक्विटी शेयर होल्डर्स को अपनी कंपनी के इक्विटी शेयर्स दिए हैं। अब देखिए, जब मेरे पास यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू थी तो 1.5 लाख के शेयर्स, मतलब 1.5 लाख शेयर्स, और उनकी 10 रुपए की वैल्यू, तो 15 लाख रुपए के शेयर्स हो गए मेरे पास। लेकिन अब नई कंपनी बोल रही है भाई साहब होंगे 15 लाख के आपके हिसाब से, हमारे हिसाब से तो 1,50,000 इंटू 8, तो 1,50,000 शेयर का जो आपके नंबर ऑफ शेयर्स हैं इंटू 8, हमारे हिसाब से तो आपकी ये वैल्यू है, 12 लाख रुपए वैल्यू है। ठीक हो गया। और हमारी कंपनी का एक शेयर है 12 रुपए का, डिवाइड बाय 12, तो इसका मतलब हम आपको 1 लाख शेयर देंगे, कुछ कम शेयर देंगे, जितने आपके नंबर ऑफ शेयर्स हैं। अगर तुम्हारा एक शेयर का प्राइस मेरे एक शेयर के प्राइस के बराबर होता तो मैं तुम्हें 1.5 लाख शेयर देती, लेकिन आपका एक शेयर का प्राइस मेरे एक शेयर के प्राइस से तो कम है, तो मैं आपको अपना पूरा एक शेयर नहीं दे सकती, मैं आपको अपना कुछ कम शेयर दूंगी। तो देखो निकल के आ तो गया कुछ कम शेयर। मेरे पास 1,50,000 इंटू 8, ये आता है 12 लाख रुपए के शेयर्स है मेरे पास। ठीक हो गया, ये मेरे पास 12 लाख रुपए के शेयर्स आ गए। 12 लाख रुपए के शेयर्स डिवाइडेड बाय 12 शेयर ऑफ न्यू कंपनी का प्राइस, तो मुझे पता चला मेरे कितने शेयर्स मैं आपको दे सकती हूँ, मैं आपको 1 लाख शेयर्स दे सकती हूँ। और 1 लाख शेयर्स मेरे किस भाव पे इश्यू होंगे, 12 रुपीज के भाव पे इश्यू होंगे। तो इसका मतलब मेरे पास कितने इक्विटी शेयर्स को मैंने कितना पैसा दे दिया, 12 लाख रुपए दे दिए। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। मैं इसको एक और अटेम्प्ट करती हूँ समझाने का, अगर आप लोगों को कुछ भी कंफ्यूजन है। इसको अगर मैं स्वैप रेशो वाले फॉर्मूले में भरूंगी तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। स्वैप रेशो होगी वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ ओल्ड कंपनी डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ न्यू कंपनी। देख रहे हैं आप, 8 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, इसको अगर मैं लिख के दिखाऊं तो इट विल बी लाइक, आपको आपकी बुक्स में ये ऐसा दिखाई देगा, दिस इज माय स्वैप रेशो, दिस इज माय नंबर ऑफ शेयर्स एंड दिस इज माय इशू प्राइस। समझ आ गई चीज, तो ये आपको आपकी बुक्स में दिखाई देगा। ठीक हो गया। एक्सक्यूज मी, मैं आपको एक अटेम्प्ट और करती हूँ इसको समझाने का। मेरे पास जो नंबर ऑफ शेयर्स है, अब दूसरी तरीके से लेते हैं। दूसरे तरीके से हम इसे कैसे समझेंगे, नई कंपनी का एक शेयर है 12 रुपए का, पुरानी कंपनी का एक शेयर है 8 रुपए का। अगर नई कंपनी पुरानी कंपनी का एक शेयर लेती है तो क्या इसके शेयर की वैल्यू की बराबरी कर पा रही है? नहीं। वो बोलते हैं कि आपको अगर हमारी बराबरी करनी है, पुरानी कंपनी, अगर तुम्हें हमारी बराबरी करनी है तो अपना 1.5 गुना लेके आओ, क्योंकि जब आप अपना 1.5 गुना लेके आओगी तब आप हमारे बराबर पहुंच पाओगी। 8 + 4, तो आपके 1.5 शेयर, आपका 1.5 शेयर इज इक्वल टू 1 शेयर ऑफ न्यू कंपनी। ठीक हो गया। 1.5 शेयर ऑफ ओल्ड कंपनी का वैल्यू इज इक्वल टू 1 शेयर वैल्यू ऑफ न्यू कंपनी। बस यही तो चीज है, और यही मेरी स्वैप रेशो है। ठीक हो गया। तो हम लोग इसको स्वैप रेशो में कैसे लिखेंगे, क्योंकि मुझे पता है मुझे कुछ ज्यादा शेयर्स अपने देने पड़ेंगे तभी मुझे नई कंपनी के शेयर्स मिलेंगे। और अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, मुझे ये पता लगाना है, जब मैं वर्किंग लिख रही हूं यहाँ पे, तो मेरा एम क्या है इस वर्किंग का,
मुझे इस वर्किंग के थ्रू ये पता करना है कि मुझे नई कंपनी के कितने शेयर्स देने हैं। दिमाग में एक फंडा फिट हो जाना चाहिए कि मुझे नई कंपनी के कितने शेयर्स देने हैं। अगर आपको इस वर्किंग के थ्रू समझ आया हो तो इतना पता चल गया होगा कि नई कंपनी के कुछ कम शेयर्स दिए जाएंगे। वर्किंग नोट का ऑब्जेक्टिव है टू आइडेंटिफाई number of shares to be issued by new company. Is this okay? Point number 1. दूसरा, अमाउंट ऑफ शेयर देख के मुझे ये समझ आ गया कि नई कंपनी के शेयर्स पुरानी कंपनी के शेयर्स के बदले कुछ कम मिलेंगे। ठीक हो गया? तो न्यू कंपनी के कुछ कम शेयर्स मिलेंगे। ठीक हो गया? पुरानी कंपनी वालों को, क्योंकि उनका शेयर और महंगा है, तो इसीलिए कम शेयर्स इशू हों, इसके लिए जरूरी है कि डिनोमिनेटर में कुछ बड़ी चीज होगी। तो डिनोमिनेटर में बड़ी किसकी है? नई कंपनी की। तो न्यू कंपनी का वैल्यू नीचे और ओल्ड कंपनी का वैल्यू ऊपर। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप चुपचाप से स्वैप रेशो में जो इंट्रिंसिक वैल्यू की स्वैप रेशो होती है उसमें ये चीज को रट लेंगे कि वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ ओल्ड कंपनी डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ न्यू कंपनी एंड दैट विल सॉर्ट आउट योर कंसर्न। ठीक हो गया? तो ये हमारी निकल के आ गई पीसी, दैट अमाउंट्स टू बी 15 लाख रुपीज। दैट इज इट फॉर टुडे। थैंक यू। कल हम मिलेंगे कुछ नए जर्नल एंट्रीज के साथ और ओल्ड कंपनी के बुक्स के साथ। थैंक यू, बाय बाय।